Hello and welcome to Pioneer classes. So let's start the discussion. जो फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ फेयर विंड. इट इज़ ऑन द इफ़ेक्ट ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल ऑन द मॉनसून इन इंडिया. तो इंडियन ओशन डाइपोल का क्या इफ़ेक्ट है मॉनसून पे, वो हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे. मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ओशन डाइपोल है क्या और वो कैसे इम्पैक्ट करता है मॉनसून को. ठीक है. डाइपोल आप सबने पढ़ा होगा. डाइपोल जो है इट इज़ आपने फिज़िक्स में डाइपोल पढ़ा होगा कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे तो एक डाइपोल क्रिएट करते हैं. यहाँ पे भी डाइपोल कुछ वैसा ही है. डाइपोल इज़ नथिंग बट द इरेगुलर ऑसिलेशंस ऑफ द सी सरफेस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन. जो इंडियन ओशन में सी के सरफेस टेम्परेचर है उसमें जो इरेगुलर कहीं पे वो ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो ये कम ज़्यादा होने की वजह से जो है इंडियन ओशन डाइपोल क्रिएट होता है. यहाँ पे मैंने जो नीचे मैप बनाया हुआ है यहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं है पर फिर भी ये इंडिया है. ठीक है. यहाँ पे ये सारा इंडियन ओशन आपको देखने को मिल रहा है. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये जो हैं ये कंट्रीज़ जो आइलैंड नेशंस हैं बीच में ये वो हैं इंडोनेशिया एंड ऑल. तो अब इंडियन ओशन डाइपोल में होता क्या है. इंडियन ओशन डाइपोल दो टाइप से ये इरेगुलर ऑसिलेशंस होती हैं. मैं आपको दोनों टाइप से बताऊंगा. एक तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है, दूसरा एक नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है. अब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में होता क्या है. डाइपोल से आप ये समझ लो कि एक जगह पे हाई टेम्परेचर होगा और दूसरी जगह पे लो टेम्परेचर होगा. डाइपोल का यहाँ पे इतना ही मतलब है. नाउ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होगा, जो ईस्टर्न साइड है दैट इज़ जो ईस्टर्न साइड कौन सी है, ये वाली जो ईस्टर्न साइड है, दिस साइड ये वाली जो साइड है, यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल से टेम्परेचर कम रहेगा. जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा उस केस में जो हमारी ईस्टर्न साइड है इंडियन ओशन की वहाँ पे नॉर्मल से टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा. ठीक है. नॉर्मल से कम रहेगा मतलब ठंडा रहेगा थोड़ा टेम्परेचर. टेम्परेचर कम होगा तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप होता है. ठीक है. इतना आप याद रखो. अब ईस्टर्न साइड पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम है प्रेशर ज़्यादा है. उसी टाइम में जो यहाँ पे वेस्टर्न साइड है इंडियन ओशन की जो वेस्टर्न साइड है जो अफ्रीकन वाली साइड है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हॉटर टेम्परेचर होगा देन नॉर्मल. हॉटर टेम्परेचर देन नॉर्मल. नॉर्मल से टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है. ठीक है. ये कैसे होता है ये फिर डिटेल में ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को मिलेगा. यहाँ पे आप बस इतना याद रखो कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया डेवलप होगा और जहाँ पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप होगा. अब एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर. तो जब इस केस में जब ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की, किसकी, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल की. तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के केस में क्या होगा, एयर मूव करेगी कहाँ से, फ्रॉम ईस्टर्न साइड टू वेस्टर्न साइड. नाउ जब इंडियन ओशन ये इस साइड मूव करेगी एयर, तो ये यही एयर जो है यहाँ से डाइवर्ट होके जो है मानसून क्रिएट करती है. तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ज़्यादा जो है जो मॉइस्चर वाली एयर जो है ज़्यादा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आएगी और जो हमारा मानसून है उससे क्या होगा, ज़्यादा रेनफॉल होगी, अच्छा मानसून होगा. ठीक है. तो ये सब चीज़ें होंगी अगर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा. अब इसका सारा उल्टा होगा अगर हमारा जो है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की कंडीशन बनी. उस केस में क्या होगा, जो हमारा वेस्टर्न साइड है वहाँ पे कूलर टेम्परेचर होगा और जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हॉटर टेम्परेचर होगा. तो जो एयर है, एयर की मूवमेंट हाई, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लोअर प्रेशर होगा. तो एयर की मूवमेंट जो है वो होगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो मॉइस्चर वाली एयर है वो अवे चली जाएगी. तो इससे क्या होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होगा, ये मानसून को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा. ठीक है. तो ये है इंडियन ओशन डाइपोल कैसे इफेक्ट करता है इंडियन मानसून को. ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. तो पिछले 2 सालों से जो आईएमडी इंडिया में इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि रेनफॉल कैसी होगी. वेरियस पैरामीटर्स को देखे, काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स देखे जाते हैं, उसके बाद जो है प्रिडिक्ट किया जाता है कि रेनफॉल कैसी होगी कैसी नहीं होगी. नाउ पिछले 2 सालों से उनने जो प्रिडिक्शन थी वो था कि सरप्लस रेनफॉल होगी ड्यू टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल.
और ऐसा माना जाता है कि ये जो सरप्लस पॉजिटिव जो डाइपोल है ये कॉन्जिक्यूटिवली 3 सालों तक रहता है। तो अब नाउ ये इस साल जो है ये इसका थर्ड ईयर है, तो ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी जो है क्या होगा, सरप्लस रेनफॉल भी हमें देखने को मिलेगा ड्यू टू पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, अगर हमारा जो है अगर आईएमडी पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है कि रेनफॉल काफ़ी अच्छा होगा तो उसका फ़ायदा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में हमें देखने को मिलता है, बम्पर क्रॉप्स हमें देखने को मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में हमें फ़ायदा होता है। अच्छा, अगर ज़्यादा हमारे पास रेनफॉल होगा तो हम रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं जब बाद में शॉर्टेज होती है वाटर की उस टाइम के लिए। ठीक है, इरीगेशन में, ड्रिंकिंग में उस वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं। अब कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं ज़्यादा रेनफॉल होने के, वो क्या हैं, आपको देखने को मिलता है मुंबई जैसे एरियाज़ में, या जो भी जो बिल्कुल जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जो हैं ऐसा देखने को मिलता है। तो इससे जान माल का काफ़ी हमें नुकसान देखने को मिलता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है इन एरियाज़ में सस्पेंड हो जाती है ड्यू टू दीज लैंडस्लाइड्स एंड फ्लैश फ्लड्स। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। अब जो अगला आर्टिकल है ये है मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी। मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर ये आर्टिकल है। मानसिक स्वास्थ्य यानी कि क्या, एक इंसान है अगर वो फिज़िकली फ़िट है बिल्कुल, ठीक है, फिज़िकल उसकी बॉडी पूरी फिट है, सब कुछ आप अगर कभी बीमार होते हो तो आप क्या करते हो, अपने टेस्ट करवाते हो, बॉडी के वेरियस टेस्ट होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करते हो, और भी इतने सारे टेस्ट होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में फिज़िकल लेवल पे अगर कोई परेशानी है तो हमें वो टेस्ट में हमें दिख जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इंसान को मेंटल प्रॉब्लम होती है, मन उसका खुश नहीं है, उसका मन उदास है, उसके मन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, किसी भी टेस्ट में आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी टेस्ट में देखने को मिलती नहीं है, इस प्रॉब्लम को सामने ऐसे साक्षात रूप से आप देख नहीं सकते हो, तो लोगों को इस प्रॉब्लम को समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। जिस इंसान को ये प्रॉब्लम हो रही है वो तो इसको समझेगा, लेकिन जिसको नहीं हो रही है वो इस चीज़ को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम उन लोगों को होती है। अब है क्या, किस टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला है एनजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गई होंगी, मतलब जब आपके जो इमोशंस हैं वो आपके हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं, आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल से बिल्कुल अपोजिट चल रहा है, आप कुछ और चाहते हो लेकिन वो आपको कुछ और ही करवा रहा है। ठीक है, तो जो इमोशंस हैं वो आपके साथ खेल रहे हैं, और आप मेंटली इतने वीक हो चुके हो कि आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि मैं यार ठीक होना चाहता हूँ, पर आप ना उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो क्या क्या डिसऑर्डर्स हैं, एनजाइटी डिसऑर्डर सबसे मेन प्रॉब्लम। अब एनजाइटी जो है, सबको एंशियस, हर कोई इंसान जो है बाय नेचर जो है एंशियस फील करता है ड्यू टू वेरियस, कोई कोई सिचुएशन ऐसी लाइफ में ऐसी आ जाती है जब इंसान जो है एंशियस फील करता है। लेकिन कभी कभी एनजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मल, मान लो आपको जो है कल आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, आपने पूरा साल किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई की है और कल आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको एनजाइटी होगी, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। आपको एंशियस फील होगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, काफ़ी डर लगेगा। लेकिन अब अगर ये एनजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप चाहते हो कि मैं फ़ोकस करूं अपने डे टू डे लाइफ में, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अब आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसको अच्छे से इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि मेरे को एनजाइटी की प्रॉब्लम हो गई है, उसे हम बोलेंगे एनजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स, ये सारे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड हैं। अब इस आर्टिकल में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू WHO का कहना ये है कि ड्यू टू सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स, जो सीवियर टाइप के जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 से 25 साल तक कम हो चुकी है। ठीक है, मतलब 10 से 25 साल तक आप ज़्यादा जी सकते थे, लेकिन ड्यू टू दीज सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो गई है, क्योंकि आप जो है अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो आपको कुछ करने का मज़ा नहीं आएगा, आपको खाना खाने का मज़ा नहीं आएगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो अल्टीमेटली जो है इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर पड़ेगा, आपकी लाइफ पे पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कभी भी जो है वो हल्के में ना लें। अगर ऐसी चीज़ों की प्रॉब्लम आपको, ऐसी चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं, तो
कंसल्ट करें, अच्छे साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आयुर्वेदा में काफ़ी अच्छे इन चीज़ों के इलाज जो हैं फुल प्रूफ इलाज आपको देखने को मिलेंगे। ये इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आपको शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है कि आजकल एक ऐसा स्टिग्मा इन चीज़ों को लेकर ये है कि जिस बंदे को एनजाइटी होती है वो किसी को बताता नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। और ऐसा होता है क्योंकि जिन लोगों को एनजाइटी कभी नहीं हुई है वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो पर धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो देखते हैं आगे। ग्लोबली जो सुसाइड रेट है दैट इज़ पर 1 लाख कितना है, 10.6 है, और इंडिया में जो सुसाइड रेट है वो 16.3 है। ठीक है, ग्लोबली 10.6 है, इंडिया में 16.3 है, कितना ज़्यादा ये देखिए आप। उसके बाद जो है मेल्स जो हैं वो ज़्यादा सुसाइड करते हैं, ऐसे भी स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिले हैं कि जो ज़्यादातर मेल्स हैं वो अब क्या होता है कि मेल्स और फीमेल में एक डिफरेंस जो है ये है, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है स्टार्टिंग से ये सिखाती है कि जो मेल है उसको जो है रोना नहीं है, उसको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना आना चाहिए, उसको थोड़ा हार्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को अंदर दबाता है। जब कोई इंसान जो है अपनी प्रॉब्लम्स को अगर वो मेंटली फील नहीं कर रहा सी और उस चीज़ को अंदर ही अंदर अपने दबाएगा तो वो इट विल बर्स्ट आउट सम टाइम। तो कभी कभी क्या होता है ये चीज़ें बर्स्ट आउट करती हैं इंसान, इसीलिए जो मेल्स के केसेस में हमें हमेशा हार्ट अटैक भी जो है मेल्स के केसेस में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सुसाइड्स भी हमें मेल्स के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद लैंसेंट में जो रिपोर्ट एक पब्लिश हुई है उसके अकॉर्डिंग 7 लोगों में हर एक इंसान इंडिया में ऐसा है जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है इस टाइम पे, जिसको हर एक 7 लोगों में एक इंसान ऐसा है जिसको मेंटल डिसऑर्डर है। ये जो है लैंसेंट की रिपोर्ट है। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ ऐसी पॉलिसी, क्या उन्होंने कुछ पॉलिसी बनाई है इसके रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड? तो हाँ बनाई है। इंडिया में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 में जो है ये बनाई गई है। उसके बाद राइट बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है 2017 में इसको पहले जो इससे पहले एक एक्ट था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987, उसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट बनाया हुआ है। अब वेरियस प्रोग्राम्स हैं, यही नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ मिशन है, नेशनल एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम है, आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत में भी मेंटल हेल्थ को लेके एक अलग से जो है चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये सब प्रयास जो है सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन क्या सरकार ये चीज़ें जो कर रही हैं क्या ये सफिशेंट हैं, क्या इनका ग्राउंड पे कुछ असर हो रहा है, ये हम देखेंगे। क्या कंसर्न्स हैं इन सारे एफर्ट्स के बाद भी, क्या कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं? लैंसेट पब्लिक हेल्थ 2019 की रिपोर्ट है कि जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है ऑन मेंटल हेल्थ, ठीक है, जो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर का जो मेंटल हेल्थ पे जो स्पेंडिंग है अराउंड द वर्ल्ड वो अराउंड 2% है। सिर्फ 2% जितना उनका हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसमें से सिर्फ 2% जो है वो किस पे एक्सपेंस हो रहा है, मेंटल हेल्थ पे। लो इनकम कंट्रीज़ में तो ये 0.5% है, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 1.9% है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में 2.4% है, हायर इनकम कंट्रीज़ में 5.1% है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में जो है अगर एक ब्रॉडली मेंटल हेल्थ एक्सपेंडिचर में इतना जितना पैसा दिया गया है उसका जो है स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल्स हैं जो मेंटल हेल्थ के साथ डील कर रहे हैं उनमें कितना जो है एक्सपेंडिचर हो रहा है 1.3%। इतना कम एक्सपेंडिचर, जो मतलब जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं मेंटल हेल्थ के लिए उनमें सिर्फ 1.3% जो है वो खर्च किया जा रहा है। ग्लोबली जो है ये एवरेज 3 से लेके 15% तक है। तो देख सकते हैं आप कितने पीछे हैं हम। उसके बाद डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स तो बहुत कम है, आपको कहीं पे भी ऐसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं दिखेगा मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कम हॉस्पिटल्स हैं। फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिलीवरी जो है मेंटल हेल्थ पैकेजेस जो हैं ये इनकी ट्रेंड स्टाफ की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्या वे फॉरवर्ड है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है रिडक्शन इन ट्रीटमेंट गैप, जो ट्रीटमेंट गैप है उसमें रिडक्शन नहीं, क्योंकि अगर आज आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आप नॉर्मल किसी फिजिशियन के पास जाओगे तो वो बोलेगा नहीं कुछ भी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन नहीं लो, बस घर जाओ। ठीक है, बस इतनी सी बात बोलते हैं कि टेंशन नहीं लो। अब भाई बंदा खुद थोड़ी टेंशन लेना चाहता है, ठीक है, अब तो उसको टेंशन हो रही है, वो टेंशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसलिए तो आपके पास आया है। तो ये जो ट्रीटमेंट गैप है, क्योंकि इस चीज़ को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हल्के में लिया जाता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो भी इसको हल्के में लेते हैं और जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं वो भी इसको काफ़ी हल्के में लेते हैं। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको हमें बढ़ाना होगा।
ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल के टाइम पे ऐसे केसेस जो मेंटल हेल्थ वाले केसेस बढ़ रहे हैं, हमें जो है ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत है। डिस्क्रिमिनेटरी जो एटीट्यूड है कि जिस बंदे को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ भी एनजाइटी डिसऑर्डर है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उसको नहीं समझना, उसको ये बोलना कि यार आप ऐसे ही जो है ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो है एटीट्यूड, ये हमें चेंज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमें काउंसलिंग जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ानी होंगी। टेलीफोन बेस्ड हेल्पलाइन नंबर्स या फिर मेंटल हेल्थ ऐप्स जो हैं, ऐसी काफ़ी सारे ऐप्स हैं भी, उनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। कम्युनिटीज़ और फैमिलीज़ में हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाने होंगे। ठीक है, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं, स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमें चलाने होंगे और काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ंड हमें एलोकेट करना होगा टूवर्ड्स दिस। ठीक है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ बेलीजेरेंस एंड पुशबैक। ये चाइना से रिलेटेड है। बेलीजेरेंस का मतलब होता है हेजीमनी। ठीक है, बैक इन 1970s क्या था, 1970s या फिर उससे पहले की अगर हम बात करें तो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जितनी अच्छी कंडीशन उनकी अभी है, ऐसी कंडीशन उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। सोशलिस्ट मॉडल था चाइना में, रशिया में, इन कंट्रीज़ में जो है सोशलिस्ट मॉडल था इकोनॉमी का। इनका बाहर की इकोनॉमीज़ के साथ बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया चाइना। 1970s के बाद क्या किया चाइना ने, एक्सपेंशन शुरू कर दी। उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल जो है स्टेट रन मशीनरी के द्वारा चलाए जाने वाला, उस पर काम किया। ठीक है, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, बाहर से लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू की और जो आफ्टर 2000 तक जो चाइना जो था वो एक प्रॉस्परस जो है इकोनॉमिक हमें जो है पावर देखने को मिली पूरी दुनिया में। ठीक है, अब चाइना ने जो है हमेशा से एक 1970s के बाद में एक जो है इनकी जो इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी में इनकी फॉरेन पॉलिसी में एक जो डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली, उसको हम बोलते हैं वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी। ये क्या है, अब स्टार्टिंग में जो चाइना का जो एटीट्यूड था वो काफ़ी कंजर्वेटिव सा था। ठीक है, पैसिव एटीट्यूड था, मतलब कुछ लेना देना नहीं है बाहर की कंट्रीज से, कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अपना अंदर ही कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये स्टांस जो है इन्होंने अपना ये स्टांस जो है इसको चेंज किया और एक प्रोएक्टिव स्टांस जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में एक प्रोएक्टिव स्टांस, बिल्कुल एक एक्टिव एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को इन्होंने अपनाया। इनके जो डिप्लोमेट्स थे जो इंगेज होते हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ आफ्टर 1970s, हमें देखने को मिलता है कि अपने इंटरेस्ट को वो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से, एजेटिव तरीके से जो है कन्फ्रंट करते हैं अपनी चीज़ को। कहीं पे भी अगर चाइना के खिलाफ कोई भी देश कभी भी कुछ भी स्टेटमेंट देता है तो इनके जो डिप्लोमेट्स हैं काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से उस चीज़ को डिफेंड करते हैं। तो ये जो पॉलिसी है, ये जो इनकी पॉलिसी है, इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी। ठीक है, तो ये वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी चाइना की आपको देखने को मिलती है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जो चाइना है, चाइना ने कोविड-19 के बाद के, जब कोविड-19 के केसेस आए उसके बाद चाइना ने पूरे वर्ल्ड में जो है क्या किया, मटेरियल सप्लाई किया, चाहे वो मेडिसिन हो, पीपीई किट्स हों, मास्क हों, वेरियस ये सब चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया में उन्होंने सप्लाई की। अब कुछ देशों का कहना ये था कि जब ये चीज़ें वहाँ पे सप्लाई की गई तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ें हैं ये डिफेक्टिव हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये डिफेक्टिव चीज़ें जो है चाइना सप्लाई कर रहा है, और चाइना के डिप्लोमेट्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इन चीज़ों को कन्फ्रंट किया और उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको हमारी चीज़ें डिफेक्टिव लग रही हैं तो देन स्टॉप वेयरिंग दीज थिंग्स। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये जो इनकी पॉलिसी है कि ये इतने अग्रेसिव तरीके से अपने स्टेट को, अपनी चीज़ों को जो है कन्फ्रंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं वॉल्फ वेरियर डिप्लोमेसी। अब जो राइटर है इस आर्टिकल में ये बोल रहा है कि रिसेंटली क्या हुआ था बांग्लादेश के साथ, एक ग्रुपिंग है क्वाड ग्रुपिंग, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा। क्वाड ग्रुपिंग में क्या है, जो 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान। ये जो है इंडियन ओशियन में जो है इंडो पैसिफिक ओशियन में कैसे हमें पीस जो है उसको बनाए रखना है, कैसे चाइना की इन्फ्लुएंस को रोकना है, कैसे जो है ट्रेड वहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके, इन सब चीज़ों पे ये काम करता है क्वाड। अब चाइना को ऐसा लगता है कि ये जो क्वाड है ये जो है ये इन्होंने बनाया है मेनली टू अपोज चाइना। ठीक है,
चाइना को अपोज करने के लिए ये मेनली बनाया गया है। अब पीछे कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि बांग्लादेश जो है वो बात कर रहा था ये क्वाड ग्रुपिंग को ज्वाइन करने की या फिर इनके साथ कुछ एक्टिव इंगेजमेंट की। तो चाइना ने क्या किया, उसको वार्न किया। चाइना ने अग्रेसिव तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ये बोला कि अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ करेगा तो उसके लिए बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, जिसका रिप्लाई बांग्लादेश ने दिया कि हम एक सॉवरन पावर हैं, हमारे ऊपर किसी बाहर के देश का कोई कंट्रोल नहीं है। तो राइटर यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो चाइना की ये ग्रोइंग हेजेमनी है, समझ रहे हो आप, जो देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से ये जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग हेजेमनी है फ्यूचर में जो है चाइना को प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करवा सकती है, क्योंकि अगर चाइना हर एक कंट्री के साथ ऐसे ही बर्ताव करेगा तो फ्यूचर में उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से हो सकती है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। नाउ मूविंग नेक्स्ट, उसके बाद जो है कुछ शॉर्ट चीज़ें हैं, शॉर्ट न्यूज़ हैं, उनके बारे में। अरावली जो है रेंज, ये आज न्यूज़ में था तो उसके बारे में मैंने सोचा कुछ आपको बता दूं। अरावली रेंज जो है ये 3 स्टेट से पास करती है, ठीक है। 3 स्टेट्स हैं, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, आपको याद रखना है। अरावली रेंज 3 स्टेट से पास करती है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। एक यूटी से भी ये पास करती है, दिल्ली, ठीक है। 3 स्टेट्स और एक यूटी से ये पास करती है। उसके बाद हाईएस्ट पीक जो है अरावली रेंज की वो है गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर। और ये जो अरावली रेंज है ये ओल्डेस्ट रेंज है जो फोल्ड माउंटेन्स इंडिया में आपको देखने मिलते हैं। फोल्ड माउंटेन्स की ये सबसे पुरानी रेंज है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 में बना है, इसकी क्या प्रोविजंस हैं इनको देखते हैं। जुवेनाइल्स क्या होते हैं, जो 18 साल से नीचे वाले जो चिल्ड्रन हैं उनको हम जो है जुवेनाइल बोलते हैं। उनके लिए जो है अलग से कानून होते हैं। लेकिन 2015 में जुवेनाइल जस्टिस एक एक्ट आया था निर्भया केस के बाद। आपको पता है उनके जो कल्प्रिट्स थे उनमें एक जो है वो जुवेनाइल था। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अप्रोर होने के बाद सोसाइटी में ये एक्ट आया है। इस एक्ट में क्या है कि जो जुवेनाइल्स, यार सुनो ध्यान से, जो जुवेनाइल्स 16 और 18 के बीच में हैं, ठीक है, एज ग्रुप ये आपको याद रखना है, 16 और 18 के बीच में जो भी जुवेनाइल हीनियस क्राइम करते हैं, ठीक है, कौन से क्राइम, हीनियस क्राइम्स करते हैं, उनको हमें ट्रीट करना है एज अडल्ट, ठीक है। जो जुवेनाइल 16 और 18 ईयर्स के बीच में हैं और जो हीनियस क्राइम करेंगे उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज ए अडल्ट, ठीक है। हीनियस ऑफेंसेस क्या हैं, हीनियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनमें मिनिमम पनिशमेंट अंडर आईपीसी और एनी अदर लॉ क्या है, 7 ईयर या फिर उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट, जिसमें मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल होगी। उन सब क्राइम्स को हम क्या बोलेंगे, हीनियस ऑफेंसेस। 3 टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, पैटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस। जिनमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम है उनको हम पैटी ऑफेंसेस बोलते हैं। 3 से 7 साल के बीच में जिनमें इम्प्रिजनमेंट होती है उनको हम सीरियस ऑफेंसेस बोलते हैं। जिनमें इम्प्रिजनमेंट 7 साल से ज़्यादा है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हीनियस ऑफेंसेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद लैंगकैंग मेकोंग कॉपरेशन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। लैंगकैंग जो है रिवर है जो चाइना में फ्लो करता है, उसके बाद म्यांमार में, इसका नाम मेकोंग है। अब इस रिवर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थी। इस रिवर के ऊपर क्या डिस्प्यूट थी कि चाइना इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो बाकी कंट्रीज से जहाँ से ये रिवर पास करते हैं उनको जो है प्रॉपर इसकी यूसेज करने के लिए जो है वो वाटर नहीं मिल पा रहा था। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए जो है ये लैंगकैंग मेकोंग कॉपरेशन बनाया गया 2016 में। इसका कौन कौन पार्टनर है, चाइना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, जहाँ जहाँ से ये रिवर पास करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 7 जून जो है, 7 जून को डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, आपको याद रखना है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 2021 में इसका जो थीम है वो था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, ठीक। दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू।